तो स्टूडेंट्स, आपको इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि जो एटॉमिक थ्योरी का जो मॉडर्न मेथड है, मॉडर्न तरीके से जो एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिफाइन किया गया, उसके बारे में जो मॉडल दिया गया वो चर्चा कर रहे थे। उसमें हमने बताया था कि ड्वेल नेचर ऑफ मैटर, ठीक है, जो लुइस डी ब्रोगली ने बताया था कि जो मैटर है वो ड्वेल नेचर में मैटर भी होता है। जिस प्रकार से लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिस प्रकार से ड्वेल नेचर दर्शाती हैं, उसी प्रकार से मैटर भी ड्वेल नेचर दर्शाता है। ठीक है, ड्वेल नेचर दर्शाता है। ड्वेल नेचर मतलब कि जैसे इन्होंने कहा कि जो लाइट होती है वो पार्टिकल्स भी है और वेव भी है। तो इन्होंने कहा यदि लाइट जो है पार्टिकल हो सकती है और वेव हो सकती है, तो हर एक मूविंग मैटर जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, वो भी पार्टिकल और वेव नेचर उसमें भी होगा। हर मूविंग पार्ट इसमें बता दिया, ठीक है। और उन्होंने कहा उसके बीच का जो संबंध होगा वो कैसा होगा, लुइस डी ब्रोगली लिखते हैं, लेकिन इसको पढ़ते क्या है, ब्रोली, जी साइलेंट कर लेंगे, ठीक है, ब्रोली। तो लुइस डी ब्रोली ने क्या कहा कि इसके बीच के संबंध जो है वो इस प्रकार से है। इन्होंने फ्लैंक का कहा क्या है, इस पर फ्लैंक के अनुसार जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक रेडिएशन जो आती है उसकी जो एनर्जी होती है H/λ के होती है, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। फिर इन्होंने आइंस्टीन का कहा, एज पर आइंस्टीन E इक्वल क्या होता है, mc स्क्वायर के बराबर होता है। तो E की वैल्यू जो है यहाँ पर रख दिया जाए, ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ E इन इक्वेशन फर्स्ट में E की वैल्यू रख दिया जाए तो ये निकल जाता है, यानी mc स्क्वायर इक्वल Hc/λ, ठीक है। यहाँ E की जगह पर इसकी वैल्यू रख दी गई, ठीक है। तो ये 1c से 1c कट गया तो क्या बना, mc इक्वल H/λ, लैम्डा इक्वल क्या कहा गया, H/mc। और इन्होंने कहा क्योंकि ये बात लागू होती है किस पे, ये किस पे लागू होता है, लाइट पे, EMR पे लागू होता है, ठीक है। तो पार्टिकल्स के लिए कहा कि पार्टिकल्स में कि जो वेग होगा, जो वेलोसिटी होगी, वो लाइट वेलोसिटी तो होगी नहीं। तो जब लाइट वेलोसिटी नहीं हो तो उसकी कुछ निश्चित वेलोसिटी होगी, उस वेलोसिटी को उन्होंने भी लिख लिया। तो कहा H/mv, ये किसके लिए लागू होगा, मैटर के लिए, ये मैटर के लिए, ठीक है, मैटर पर लागू होगा। यानी अगर जो हम संवेग को बढ़ा देंगे, मोमेंटम को बढ़ा देंगे, mv क्या है, मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम। यदि मोमेंटम को बढ़ा देंगे तो इसकी जो वेवलेंथ है वो घट जाएगी। मोमेंटम कम हो जाए तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि यदि किसी चीज का मास ज्यादा है, ठीक है, मास अगर जो उसका ज्यादा है तो सर्दिया उसका मोमेंटम बढ़ जाएगा। तो मास, इसलिए बड़ी चीजों पर इनका सिद्धांत का हमारा सिद्धांत लागू नहीं होगा, लेकिन माइक्रोस्कोपिक एलिमेंट्स, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इनके मूवमेंट पे, एटम है, इनके मूवमेंट पे हमारा सिद्धांत यस जो है लागू होता है, ठीक है। ये किसने कहा, डी ब्रोगली ने, ठीक है। तो डी ब्रोगली का सिद्धांत ये है। अब उसके बाद इसी को दूसरी भाषा में इन्होंने सिद्ध किया, किसने, हेसनबर्ग ने जो है क्या कहा, हेसनबर्ग ने कहा कि जब कोई भी मैटर है, यदि मैटर मूवमेंट में है, यदि वो वेव है, तो वेव में एक अलग प्रकार का स्वभाव होता है वेव का। वेव में
वो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को डिसाइड करना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। यानी ये प्रॉब्लम हमेशा रहेगी डेल्टा एक्स की, ठीक है। डेल्टा एक्स क्या है, अनसर्टेनिटी ऑफ बनी रहेगी, अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की पोजीशन अनसर्टेन रहेगी। और इसका जो मोमेंटम पी है वो भी अनसर्टेनिटी ऑफ, अनसर्टेन मोमेंटम भी रहेगा, अनसर्टेन मोमेंटम भी रहेगा। तो कहा कि जो अनसर्टेनिटी होगी वो इस करीब करीब इसके बराबर होगी, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल या जापान 4 पाई के बराबर होगा, ठीक है। ये कहा, अर्थात इसका मतलब क्या हो गया कि अगर जो हम उसकी पोजीशन एक्यूरेट कर लें, एक्यूरेट ये इस तरह से नहीं बल्कि इस तरह से कहा, ये जो होगा इससे मल्टीप्लिकेशन जो होगा इसकी वैल्यू से बड़ा होगा या इसकी वैल्यू के बराबर, या चपान 4 पाई की वैल्यू के बराबर होगा। अब पाई का वैल्यू रख देंगे, एस का वैल्यू रख देंगे, एस क्या है, फ्लैंक कांस्टेंट है, ठीक है, एस क्या है, फ्लैंक कांस्टेंट है। और फ्लैंक कांस्टेंट आप जानते हो कितना होता है, 6.626 इंटू 10 की पावर -34, ठीक है। तो ये अगर जो वैल्यू पाई का वैल्यू आप जानते हो, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, ठीक है, 3.14 के करीब होता है, ठीक है। इसकी वैल्यू से को अगर जो आप रख दें तो जो वैल्यू निकलेगी वो इनकी अनसर्टेनिटी का मल्टीप्लिकेशन होगा, इनकी जो क्या नाम है पोजीशन और इनका जो मोमेंटम होगा उसके मल्टीप्लिकेशन से, मल्टीप्लिकेशन जो होगा बड़ा होगा इसकी वैल्यू से, ये बड़ा होगा, ये बात इन्होंने बताई थी, ठीक है। अगर जो उसका मास बढ़ा देंगे तो मोमेंटम बढ़ जाएगा, ठीक है। जब मास बढ़ा देंगे तो अनसर्टेनिटी और जो है ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। अगर जो मास को कम कर देंगे, मोमेंट को उसके कम कर दें, अब ये संबंध आप समझते ही हो, ठीक है। मोमेंटम पी क्या होता है, एम पी के, ठीक है। यानी अगर जो मास बढ़ाओगे तो मोमेंटम बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ाओगे तो मोमेंटम बढ़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये अनसर्टेनिटी रहती है। कहने का मतलब है इन्होंने कहा कि ये वेव नेचर है, इसलिए जैसे मान लिया जाए आप एक अंधेरे कमरे में हो, ठीक है, और मधुमक्खी उड़ रही है, मधुमक्खी उड़ रही है तो उसकी पोजीशन बता पाना मुश्किल है। और जैसे आप लाइट अचानक जलाओगे भी, मधुमक्खी पर लाइट जब पड़ेगी तो लाइट के इफेक्ट से मधुमक्खी और भागेगी, ठीक है, उसका मूवमेंट पता नहीं कहाँ होगा। तो इसकी जो अनसर्टेनिटी है वो बनी रहती है, ये इन्होंने कहा। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं जो अपने जो हम कहते हैं फिक्स ऑर्बिट में घूमते हैं, फिक्स ऑर्बिट में नहीं, इनका पोजीशन हमेशा, इलेक्ट्रॉनों का पोजीशन बदलता रहता है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के कारण से जो है ये अप डाउन अप डाउन अप डाउन इस प्रकार का ये स्पिन करते रहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। कुछ इलेक्ट्रॉन ऊपर, कुछ नीचे, कुछ ऊपर, कुछ नीचे, ठीक है। इस प्रकार से ये कभी भी इनका मूवमेंट बदल जाए, जिस इलेक्ट्रॉन की आप पोजीशन समझने की कोशिश करते हो वो इलेक्ट्रॉन अचानक एक स्थान से, मान लिया अभी ये यहाँ पे था लेकिन कुछ ही समय के बाद वो फिर यहाँ आ गया, कुछ ही समय के बाद यहाँ आ गया, इतनी तेज मूवमेंट होता है, तो इसलिए इनकी जो पोजीशन है डिसाइड करना संभव नहीं है, ठीक है। उसमें अनसर्टेनिटी बनी रहती है। यह अनसर्टेनिटी इसलिए है क्योंकि यह वेव नेचर को शो करता है, ठीक है। तो पार्टिकल्स मैटर में, पार्टिकल्स तो सब कोई मानते हैं, लेकिन वेव नेचर को इन लोगों ने प्रूफ किया, किसने, डी ब्रोगली ने और हेसनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने। इसी के बाद से जो है क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी शुरू होती है, ठीक है। तो यही सिद्धांत है जो आपको पढ़ना है। Hope you have understood. If you have not understood, please write to me.